खाकर गिरता है, वो खाए उससे पहले ही अनकॉन्शियस हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और यहाँ का मूर्छा खाया हुआ देखना अंतिम समय तक, वो कहता है जागो भाई, जागो जागो भाई। जब उसको जगाने का भारत को प्रयास करता है, भारत भाग्य, तब भी वो नहीं जागता। उसका भाव क्या है कि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो गई थी। तो कहता है मूर्छा खाकर गिरता है, निर्लज्जता आती है। अब ये जो विकराल और कठोर बदन था, अब निर्लज्जता का क्या बताया, जांघियां आप सब समझ सकते हैं, मैच्योर ऑफ, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों का सा वेश, जो घुमंतु जातियां होती हैं जिनको आप कभी गाड़िया लिवार बोल देते हैं और बोल देते हैं, आपने देखा ही होगा। तो कहता है कि उस तरह का सा उनका वेश, जो एक स्थान से दूसरी दूसरी तीसरी जगह, और बिल्कुल इस तरह का वजन और वो उसका जो पहनावा इत्यादि उस रूप में नहीं। इसी के बाद एक दूसरा पात्र आता आशा। उसमें भी जब आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे, आपके सामने अगर होगी वो या पीडीएफ में, तो उसमें आप देखेंगे कि लड़की के वेश में। अब जो आशा है, आशा के नाम से भी आप समझ सकते हैं, आपका नाम आशा, सुनीता, सरोज, संतोष, कुछ भी हो सकता है। ये निर्लज्जता। अब जल्दी से आप ये बता दो, 20 बच्चे मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं, 20 में से कोई भी बच्ची ऐसी नहीं होगी जिसका नाम निर्लज्जता हो, नहीं होगा, स्वाभाविक है। आपका शर्मिला हो सकता है, शर्मिली हो सकता है, निर्लज्जता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये निर्लज्जता जैसा नाम वैसा ही वो प्रतीक में, कि उसकी ऐसे ही उसके शरीर के अंदर लगने गए, और उसके कैसे उसका दुपट्टा इत्यादि उधर गिरता फिरता है, और कैसे उसका वेशभूषा है। तो कहता है निर्लज्जता, मेरे आचक तुझको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जीवोगे तो भीख मांग खाओगे। अब जो देश सोने की चिड़िया रहा हो, जो देश बड़ी ऐतिहासिक, जिस देश की परंपरा रही हो, वो भीख मांग के खाए, उस देश की ये स्थिति आ जाए, तो कहते जीवोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो पैरों का काम है, क्या हुआ, जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। अगर जीवित रहोगे तो चलो कैसे भी ये प्रकार अपना जीवन यापन कर लोगे, लेकिन एक आदमी स्वाभिमान से जिए, सम्मान से जिए, और एक दूसरा निर्लज्जता से जिए। तो ऐसी स्थिति भारत बंधु लिखते हैं। देख के अरे यह तो सचमुच बेहोश हो गया, तो उठा ले चले, नहीं नहीं, मुझसे अकेले ना उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा, आशा, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो देख के पहले वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन कहते अरे वास्तव में अगर डर गया तो केवल डराने का भाव था, मैं तो ऐसे मूर्छित और उस रूप में नहीं चाहती थी। तो कहता नहीं, खुद वो कहती कि आशा को बुलाओ, आशा आशा, और आशा को बुलाती है, और जल्दी आओ। आशा आती है। आशा का जो वेश है वो एक लड़की के वेश में है, उस तरह की वेशभूषा में है जैसे आप और हम जैसी वेशभूषा में रहते हैं, जो मर्यादित वेशभूषा होती है। आशा, मेरे आचक किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ, कि मेरे जीवित रहते हुए किसी ने भी प्राण नहीं दिया है। और आप और हम जानते भी हैं, कई बार कोई व्यक्ति किसी हताशा के कारण, निराशा के कारण, किसी परिस्थितियों के कारण अगर डिप्रेशन या विश्वास उसमें विषाद में भी आ जाए, तो आजकल लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। तो यही कहते हैं नहीं नहीं आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, उसी काउंसलिंग करते हैं, जस्ट दे ट्राई टू मोटिवेट हिम और हर। तो यहाँ भी कहते नहीं नहीं, मेरे रहते हुए कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, और अभी इसको जिलाती हूँ, दोबारा से इसको कॉन्शियस करती हूँ। तो यहाँ तक भैया आपका दूसरा जो भाग है, दूसरा अंक है, वो भारत दुर्दशा का समाप्त हो जाता है। किसी भी बच्चे को कोई किसी तरह का डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको फॉर्मल टेक्स्ट बुक के साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो सर, मेरे को तो नहीं है सर, बाकी बच्चों से Yes, पूछ लीजिए। हाँ बेटा, सारे बच्चे एक बार है ना, बीच में अंजलि, श्वेता, ये जैसे 3-4 बच्चे ही बोलते हैं, बाकी बच्चे बेटा बता दें एक बार। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है दीप, नेक्स्ट। और कोई बच्चा? वरुण? ठीक है ज्योति, वरुण, संयोगिता, ओके गुड। वरुण, बस बस ठीक है बेटा। मेरा बेसिक पर्पज ये है कि, क्योंकि जब मैं, बस बस ठीक है बेटे, थैंक यू, ओके, थैंक यू। मेरा बेटा भावार्थ यही है कि मेरे ऊपर पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव लेके मैं नहीं पढ़ाता कभी भी। यह है कि बच्चे के अगर जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक मतलब मैं खुद गिल्टी कॉन्शियस फील करूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बेटे, गुड। बस यही भाव था मेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा तीसरा अंक,
अब ये तीसरा अंक जो है, इससे पहले हम 2 अंक पढ़ चुके हैं पहले अंक में। अब आप जब थोड़ा सा किसी भी चीज को पढ़े तो उसको आप ध्यान में रखते हुए चलें। हेलो अनुराधा, डेली लेट ज्वाइन करते हो बेटा? थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो बेटा सब। सर मैंने अभी ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में ही 12 कुछ पे सर, वो कोई ज्वाइन नहीं, ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, गुड बेटा। वैसे मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जनरल कोई बात नहीं कह रहा मैं कि अब तो कोई ज्वाइन ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा पर्पज ये कि जो बच्चे सिंसियर रहते हैं वो थोड़ा क्लास के लिए शुरू से जुड़े ना, तो बस मेरे को ही अच्छा लगता है। अब दोबारा बताना अच्छा नहीं लगेगा। एनीवे चलो, तो अब ये आपने जैसे पहले शुरू में जैसे योगी आता है लावनी गाता हुआ, उसके बाद दूसरा दृश्य था आपका शमशान। क्या उसका स्थान था? कौवे कुत्ते सयार इधर उधर घूम रहे थे, अस्थियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अब आता है तीसरा अंक। अब ये स्थान है मैदान। अब ये जो मैदान है ये कोई पानीपत का उसका मैदान नहीं है, लेकिन भाव वैसा ही दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? कहता मैदान, क्योंकि प्रतीक नाटक है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो फौज है, ये फौज किस तरह की है? अब इसके जो वो हैं सहायक, वो कौन कौन है? अब वो बताता है, भारत दुर्देव आता है। अब वो फौज के मैदान में फौज के पास आता है कहां तक? चौथे अंक में आप देखेंगे उसके कमरे की दृश्य साज सज्जा अलग है, अंग्रेजी कमरे के रूप में। लेकिन यहाँ के क्या कहता है? भारत दुर्देव। और भारत दुर्देव के नीचे भी रंग संकेत किया हुआ है, जो मैंने उस दिन आप लोगों से को बताया था, भारत दुर्देव। अब ये भारत दुर्देव यहाँ का जो खलनायक है इस नाटक में, उसके बुरे पात्र के रूप में माने, प्रतीक पात्र के रूप में। तो यहाँ भारत दुर्देव क्या है? जब आप इसके नीचे देखेंगे फुटनोट में पुस्तक से, तो यहाँ की क्रूर। अब ये कहीं भी नहीं लिखा कि भी बहुत कोमल, भोला भाला, सरल सरल चितवन, मधुर चितवन। क्रूर, क्रूरता उसकी एक चरित्र की विशेषता है। इट मीन्स ही इज क्रूअल। और अंग्रेज भारत की जनता की तरह कैसे थे? भारत की जनता के ऊपर अत्याचारों में निर्दयी थे। तभी डायर ने फायर करवाए थे जलियों वाले बाग के अंदर, और ये नहीं देखा था कि कौन था कौन नहीं था, और सबको भुनवा दिया था। आपको पता है ये ऐतिहासिक वो घटना। क्रूर, आधा क्रिस्तानी। उस समय हम अंग्रेजों से ही लड़ रहे थे, क्रिश्चियंस, उनका धर्म को लेके। आधा मुसलमानी वेश। आज के दृश्य में आप इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़ना। जिन भी बर्बर आक्रांताओं ने भारत का दमन किया, भारत का वो किया, भारत को लूटा, उनकी बात है। तो इन लोगों ने, चाहे वो मुगल थे, चाहे बेशक ये थी, जिन्होंने भी भारत को धन बल मान मर्यादा उदारता सभ्यता उनका विध्वंस करने की कोशिश की। तो ये भारत दुर्देव उसका प्रतीक है। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, ये वेशभूषा उसकी। हाथ में नंगी तलवार लिए। अब ये जो तलवार जो नंगी है, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि तलवार अगर नंगी है वो किसी को भी वध करते हुए चल सकती है, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है, मयान में नहीं है। तो ये भारत दुर्देव है। इससे पहले हमने निर्लज्जता को देखा, उसकी क्या वेशभूषा थी, क्योंकि ये रंग संकेत यहाँ पे दे रखा है, इसलिए मैं आपको केवल बता रहा हूं। जब आप अभिनेता की दृष्टि से देखते हैं और सारी चीजों की दृष्टि से देखते हैं, या जब आप कॉस्ट्यूम्स वगैरह के रूप में देखते हैं, तो कहते हैं भारत दुर्देव कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। अब भाई हमारा जो भगवान को मानने का चिंतन है, दर्शन है, वो अलग है, दूसरे लोगों का अलग है। लोग तो हंसते हैं हमारे ऊपर कि 20 करोड़ अगर देश की जनता है, 20 कोटि सुख, तो उस देश में 33 करोड़ देवी देवता कैसे रह सकते हैं? लेकिन कोटि का मतलब हर जगह करोड़ नहीं होता, कोटि का एक मतलब प्रकार भी होता है, ठीक है ना? तो अलग अलग उसमें अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या आपको और हमें करनी चाहिए। और ठीक है भाई, किसी के रिलीजन में अगर कोई चीज है, कोई उसके ऊपर बहुत जबरदस्त कट्टरपन नहीं है कि आपको एक निष्ठ होकर करना है। हम तो बहु देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई सरस्वती की करता है, कोई दुर्गा की, कोई लक्ष्मी की, कोई राम की करता है, कोई विष्णु के रूप की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई मतलब दूसरे उसकी करता है, हनुमान की करता है। उस बात में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन भारतीय हिंदू ने धर्म को लेकर भी कहा कि धर्म ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। जब आपके अंदर वो किस रूप में गया? जब आप में बहुत ज्यादा धार्मिक उन्माद आ जाए, या आप एक को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझें। तो भारत दुर्देव कहता है कि कहां गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वरी और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। अब इसकी क्या दुर्दशा होती है, क्या दुर्दशा करता है, या क्या दुर्दशा के कारण थे? कुछ कारण आपके बाह्य हो सकते हैं, कुछ आपके आंतरिक हो सकते हैं, और ये हमेशा हर युग में रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा जो कारण मेरे को लगता है देश के लिए, जो हमें आपको नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी पार्टी से नहीं, किसी नेता की बड़ाई करें बुराई करें, ये आपका लोकतांत्रिक
हस्तक्षेप है, सॉरी, आपका अधिकार है, मत बोलेंगे। लेकिन एक चीज से मैं कई बार इत्तेफाक रखता हूं कि कई बार हम इतने जबरदस्त क्रोधित हो जाते हैं और इतने वो जन आंदोलन में आक्रोशित हो जाते हैं कि आपने सार्वजनिक संपत्ति को हम एक सेकंड नहीं लगाते। बसें मिल गई, बसें फूक दी, बैनर्स मिल गए, बैनर्स तोड़ दिए। आप देखोगे भी जैसे रास्ते में अगर आप जाओगे तो किसान आंदोलन सही है गलत हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन बड़े बड़े कई बार रोड के बीच में खड्डे कर रखे हैं, रोड को काट रखे हैं। तो वहां से अगर आप जाओगे तो आपकी गाड़ी ऐसे 10 को ले लेकर, कल को बारिश वारिश हो तो आप समझ सकते हैं उन लोगों का जो राहगीर है उनका क्या कसूर है। लड़ाई आपकी सरकार से है, किसी भी शासक से है, सत्ता से है, अलग प्रश्न है बहस के। लेकिन आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, टैक्स पेयर्स के पैसे से है, प्लीज मतलब वी मस्ट प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी, चाहे कहीं भी हो। आप और हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज हमारा है, तो आप और हम प्यार करते हैं, किसी चीज को जल्दी सी कोशिश करते हैं कि हम उसको खराब ना करें। हम जैसे अपने घर को रखते हैं तो वो देश की प्रॉपर्टी भी, संपत्ति हमारी है एनीवे। लेकिन कहता है कि इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ। अब ये दुखी नहीं है और ये भयभीत है, भारत की तरह घबराया हुआ है, नाचता और गाता है। क्या कहता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, चार खार सब हिंद गुरु में तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। बता देता है कि आई एम नॉट ए सिंपल ह्यूमन बीइंग। वो ऐसे नहीं है कि जैसे आप और मेरे इतने हैं। वो तो कहता है मैं मुझे तुम सहज ना जानो जी, इस गलती में मत रहना कि वो बड़ा साधारण हूं। मैं तो भगवान के किसी कोप के कारण, क्रोध के कारण प्रकट हो गया इस देश के अंदर, और मुझे एक राक्षस जानो जी। मेरी जितने भी प्रवृत्तियां हैं वो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। और आपने देवासुर संग्राम सुनाई है कि कैसे सुर जो है, देवता है, वो राक्षसों के आगे भागे थे, और कैसे बाद में महिषासुरमर्दिनी, ये वो अपने इतिहास में सारी चीजें धार्मिक आस्थाओं के रूप में कहीं ना कहीं कथाओं में, लोक परिचित कथाओं में, किंवदंतियों में पढ़ी और सुनी होंगी। और कैसे फिर बाद में, और आपने देखा हुआ राम ने भी कैसे अवतार लिया, तो बाद में जाके कैसे किन किन को मारा, वो कथाएं मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन कहता है मैं साधारण मानव नहीं, तो बहुत बलशाली अलग राक्षस प्रवृत्ति का हूं, और मैं कैसे भारत के बीच में, हिंदुस्तान में आ गया और ईश्वर की किसी क्रोध से। तो कहता है ऐसी स्थिति में मैं हिंदुस्तान को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, अलग थलग कर दूंगा, और तुम मुझे साधारण नहीं, बहुत उत्तम नहीं, नीच प्रकृति के रूप में मानना। और कहता है ऐसा मैं स्थिति कर दूंगा, कोड़ी कोड़ी को, जो सोने की चिड़िया थी देश, उसके सबके भूख के कारण प्राण निकाल दूंगा, और तुम मुझे सहज मत मानना। फूट बैर और कलह बुलाऊं और बुलाऊं रोग, फूट एंड बैर, आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या, एक दूसरे से कोई किसी की अकल और शकल देख के राजी नहीं, आपस में फूट डाल दूं, डिवाइड। हमारे छोटे छोटे राजा रजवाड़े आपस में बटे हुए थे और खत्म हो गए। और कहते हैं फूट बुलाऊं, बैर बुलाऊं और बुलाऊं रोग, महामारियां। अब कोरोना की महामारी ने आप और हम सब घरों के अंदर घुसा दिए, पूरा आप जानते हैं। और अब तो सारी सुविधाएं हैं कम से कम, उसके बावजूद भी आपको पता त्राई त्राई मच गई थी, खासकर अप्रैल और मई में। और जब ये स्थितियां ही नहीं होती थी, इतने साधन ही नहीं थे, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति देश की रही होगी। और महामारियां पहले भी हैं, आपको पता है, बताने की बात नहीं है। पहले भी बस्ती की बस्ती लगभग समाप्त हो जाती थी, और पहले तो कई बार मतलब वो डिलीवरी के टाइम आइदर चाइल्ड आइदर मदर, दोनों में से एक ही बचता था, नहीं दोनों ही कई बार चले जाते थे। 20 चीजें होती थी, बताने की बातें ये नहीं है, आप जानते होंगे, घर में बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा। बट आज के दिन अति आधुनिक हमारा मॉडर्न साइंस थी, हेल्थ सिस्टम था, उसके बावजूद भी आपने देखा कि क्या ऑक्सीजन की स्थिति थी, क्या इक्विपमेंट की स्थिति थी। इसमें मैं कोई कॉमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें की महामारी के लिए जल्दी से आदमी तैयार नहीं होता है। बड़ा प्रैक्टिकल बात है, जहां आपकी 500 की कैपेसिटी हो और लाख आदमी अगर आ जाएंगे तो डॉक्टर हॉस्पिटल्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए कई बार व्यवस्था को दोष देना भी थोड़ा ठीक होता है, नहीं होता है, वो राजनीतिक प्रश्न हो सकता है। लेकिन इन जनरल में बात कर रहा हूं, तो आपने देखा ही है कि अगर रोग भी आ जाए, आपस में फूट हो, पैर एक दूसरे से, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, वाष्पीकरण का सिद्धांत आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पानी बहुत ज्यादा बरसेगा भाई, तो आप जानते हैं कि नदियों में बाढ़, अभी आपने देखा होगा कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं कैसी स्थिति हो रही है। ये बताने की बात आपने, प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी बड़ी खतरनाक होती हैं। बादल तो पहले भी फटते थे, ऐसा नहीं कि बादल को पहली बार फटने लगे, लेकिन स्वाभाविक ग्लेशियर पिघलने लगे, भूमि का कटाव हो गया, जहां जो जंगल थे, पेड़ थे, वहां सारी चीजें कट के मनुष्य ने रहना शुरू कर दिया।
उनके एरिया के अंदर आदमी चला गया तो जीव जंतु इत्यादि भी कहाँ रहे नहीं रहे, ये अलग प्रश्न हो सकता है। इस नाटक के संदर्भ से अभी मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूँ, केवल इसी तक सीमित रहता हूँ। कहता है पानी उल्टा कर बसाऊं छाऊं जग में सो, इनको दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ, और इनका ऐसा स्वभाव कर दूं कि ये बस जो इनको मिल जाए उसी में गुजारा कर लें। इन जनरल ये बात ठीक है एक दर्शन के रूप में कि ठीक है भाई जितना आपको मिल जाए उतना आपको संतोष करना चाहिए। हम तो मानते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। आगे भी इसमें लिख रखा है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, और 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। अब पंछी जो है वो किसी की चाकरी नहीं करता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दाना इधर उधर मिल ही जाता है। लेकिन अगर ये भी सोचने की आराम से भाई अगर मैं सोचूं चलो भाई मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं तेरे तो तनख्वाह ही जाएगी, ये मेरा धर्म और कर्म नहीं है। आई मस्ट सिंसियरली फॉलो माई ड्यूटीज। आपको अपने काम के लिए, जो कल मैंने आपको उद्यमी सिद्धांत ने कार्यानी ने मनोरथ ही बताया था कि जंगल का राजा भी इधर उधर अपना आत्मा मारता है शिकार के लिए। केवल मनोरथ इच्छाओं से चीजें अधूरी प्राप्त नहीं होती। संतोष अलग चीज है, लेकिन निठल्लेपन के लिए आप खाली होकर बैठ जाए, निरुद्धमता को बढ़ावा दें, वो अलग चीज है। आगे आएंगे इस नाटक उसमें निरुद्धमता ने बड़ी सहायता की, रोजगार को इन्होंने ही मार गिराया, वो सारी चीजें आएंगी इसमें आगे, तो उसी में बात करेंगे। तो कहता है कि ऐसी स्थिति के अंदर मैं इनको कायरता दूं, मरी बुलाऊं देश उजाड़ू, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। अभी भारत दुर्देव भी नाचता और गाता हुआ बता देता मैं साधारण आदमी नहीं हूँ, मुझे एक राक्षसी प्रवृत्ति का आप मानिए। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। वरुण है क्या नहीं, वरुण अभी क्लास में? यस सर। वरुण जी सर उस टाइम वाईफाई में सर प्रॉब्लम था इसलिए बोल नहीं पा। नो इशू ठीक है बेटे, नो इशू ठीक है। मैं कोई परीक्षा नहीं रहा, मैं तो वैसे जनरली पूछ रहा हूँ बीच में, अच्छा रहता है बेटा। चलो गुड, यहाँ तक समझ में आ गया वरुण? जी सर। सर एक बार भारत दुर्देव की चारित्रिक विशेषता बता ठीक देते है आगे चलते हैं। अब नाचता है, नाचता हुआ दीप भारत दुर्देव बेटा क्रूर है, हिंसक है, पार्श्विक प्रवृत्तियों का प्रतीक है, और बाकी उसकी चारित्रिक विशेषता रंग संकेतों के माध्यम से भारत दुर्देव ने बता दी कि कैसे वो क्रूर, हाथ में नंगी तलवार, तलवार अगर म्यान में नहीं है तो मर्यादित नहीं है, और उसकी जो सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता है वो उसकी वेशभूषा से स्पष्ट है कि आधा हिंदुस्तान क्रिस्तानी है, क्रिश्चियन अंग्रेजों का प्रतीक, और आधा मुसलमानी मुगलों का प्रतीक। जितनी भी बर्बर बाहर से आक्रांत आए जिन्होंने भारत का शोषण किया, तो उस रूप में प्रतीक के रूप में इसको लिया गया। ठीक है दीप? ओके सर, हेलो, समझ में आ गया। हाँ दीप आ गया ना, आ क्लियर हो गया गया? सर, बात समझ में। ठीक है बेटे। अभी भारत दुर्देव नाचता है बेटे, ठीक है। अभी भारत दुर्देव नाचता है, क्या कहता है? अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया, एक कस्सा बाकी है, थोड़ा बहुत हिस्सा आपके हाथ में वह भी साफ, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। अब अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। अब इसमें यह नहीं है कि चलो यार ये तो हिंदुओं को गैर मुसलमान खुश हो जाएं। हिंदू का मतलब उस समय जितने भी भारत में जनता रहती थी, किसी भी धर्म के थे, उसको संबोधित किया गया है कि अंग्रेजों के शासन में आके कोई दूसरा आदमी ना सुधरे, ऐसा कैसे उनकी हिमाकत हो सकती है। लिया भी तो अंग्रेजों से ओगुन, अगर फिर व्यंग भी है, भारतीय हिंदू व्यंग के बड़े माहिर थे, व्यंग आपको बिल्कुल तिलमिला देता है और अपनी बात को भी कह देता है। तो कहता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी आके कोई हिंदू ना सुधरे, और लिया भी तो अंग्रेजों से ओगुन, ओगुन का मतलब अवगुण लिया उनसे। क्या अवगुण लिया? हाँ कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, और बाद में आएगा कुछ पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, मिलते हैं, एडिटर मिलते हैं, लास्ट के छठे में आएगा वो। ठीक है, तो कहता है एक चने से भार फोड़ेंगे। अब एक चने से भार तो नहीं फोड़ा जाता। अब आपने भार को देखा होगा, भड़कू जब उसमें भूनता है तो उसमें काफी चने इत्यादि डालता है, तब उसको आग वाग लगा के भूनता है उसको। अब अदरवाइज आप एक डाल देंगे तो भी 3 सेकंड वो मतलब इतनी आग के अंदर राख बन जाएगा डायरेक्ट वो पूरा का पूरा, और फिर उसको टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो कहता है कि कुछ पढ़े लिखे मिलके अकेले चने से भार फोड़ेंगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को हुक्म न दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो। अब ये डिसलॉयल्टी जो होती है भाई, डिसलॉयल्टी का मतलब वैसे होता है कि भाई आप किसी के लिए लॉयल हैं या नहीं है, किसी के लिए समर्पित है या नहीं है। अलग अलग रिलेशन में लॉयल्टी अलग अलग रूप की होती है। लेकिन यहाँ कहता है कि मैं जिले के हाकिमों को, हुक्मरानों को
ये हुक्म दूंगा कि तुम इनको पकड़ लो। अब इसको पकड़ने का मतलब क्या है कि अगर ये आदमी हमारे विरुद्ध कोई काम करते हैं देश की जनता के साथ ईमानदारी से भी, तो इनको डिसलॉयल्टी की एक्ट के अंदर आगे व्यंग भी किया गया है। इन लोगों को डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना ही बड़ा मेडल और खिताब दो। जितना जो बड़ा मेरा मित्र, अर्थात मित्र का मतलब जो अंग्रेजों का चापलूस है, चाटुकार है। और वैसे उनको उपाधियां मिलती थी, राय साहब की, बहादुर की, राय बहादुर की, जमींदार की। और आपको पता भी है 1857 में ही हम जीत जाते, लेकिन इसीलिए नहीं जीत पाए कि उस समय के जो तत्कालीन ग्वालियर नरेश थे, सिंधिया राजघराना, उन्होंने गद्दारी की थी। नहीं तो लक्ष्मीबाई और झांसी स्थिति अलग होती, भारत का इतिहास अलग होता। उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो कहता जो जितना बड़ा मेरा मित्र उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं का मतलब हमारी पॉलिसी के विरुद्ध कुछ बगावत करने की कोशिश करते हैं। मूर्ख यह क्यों, मैं अपनी फौज ही ने भेज के सब चौपट करता हूं। नेपथ्य में देखकर अरे कोई है, अरे कोई है। अब अपनी फौज भेजता है, अपने किन फौजों में अपने किस किस लोगों को भेजेगा। अब उस भारत दुर्देव का सबसे जो विश्वसनीय व्यक्ति है वो सत्यानाश। अब आप नाम देखो, सत्यानाश कोई नाम है? सत्यनारायण होता तो भाव बदल जाता। सत्यानाश नाम रखा प्रतीक के रूप में। इसीलिए भारतेंदु के प्रतीक नाटक में इसके जो पात्र हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो कहते हैं अभी मैं सब कुछ चौपट कर देता हूं, नेपथ्य की ओर देखिए, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। अब उनको बुलाते हैं धीरे धीरे, जैसे मैं कहूँ अनुराधा बात करेगी, अभी जमुना कहेगी, अभी दी बोलेगा, श्वेता बोलेगी, वरुण, धीरे धीरे आप लोगों को मैं जैसे संबोधित कर रहा हूँ। लेकिन नाम तो किसी के ऐसे नहीं है ना। निर्लज्जता, सत्यानाश, रोग, मदिरा, आलस्य, सबके अलग अलग नाम है। लेकिन यहाँ जैसा नाम वैसा काम, और वो कहेगा भी। तो कहते हैं सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में जो आज्ञा का शब्द सुनाई देता है, देखो मैं क्या करता हूं, इधर किधर भागेंगे। अब वो क्या क्या करता है भारत दुर्देव, कहता कि अब ये देखो कहां कहां ये लोग भागेंगे। यहां तक भाई क्लियर? यस Yes, हाँ सर। जी, यस सर। ठीक है, ठीक। तो फिर इसके बाद सत्यानाश फौजदार आते हैं। अब ये सत्यानाश फौजदार वैसे तो अकेला है, यानी कि बहुवचन है, आते हैं। भारतेंदु ने व्यंग में उसको मान सम्मान बख्शे व्यंग किया है, नाचता हुआ। अभी अभी खुश है बिल्कुल। भारत क्यों किसी तरह से भी हानि हो जाए तो उसी में बिल्कुल खुश है, नाचता है। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, अपने सेल्फ डिक्लेरेशन अपने बारे में कर देता है, अपने चरित्र को स्पष्ट कर देता है। आए हैं राजा के हम पास, डर के हम लाखों ही वेश, किया चौपट यह सारा देश। संपूर्ण भारतवर्ष का कैसे नाश और विनाश करने की कोशिश की। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजी तैमूर हमारे अदना अदना सुर, दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मेरे तुच्छ सिपा, हैं हम में तीनों कल बल छल, इसी से नहीं कुछ सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब और करेंगे सबको आज खराब। अंतिम पंक्ति को पकड़ लेते हैं एक बार, पिलावेंगे हम खूब शराब और करेंगे सबको आज खराब। ये नहीं कि शराब पिला के सबको मालामाल कर देंगे। और इसीलिए स्वाभाविक है भाई, ये तो एक ऐसी चीज है कि इस तरह का अवगुण आपने अगर अंग्रेजों से ले लिया, अंग्रेज शीतोष्ण प्रदेश से आते हैं, हमारी जलवायु अलग है, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, हमारी अलग है। लेकिन आप ये देखते हैं कि शराब ने, और कई जगह शराबबंदी भी है, लेकिन कितने के कितने घर उजाड़ दिए। एक छोटी सी 1-2 मिनट का जोक है, केवल व्यंग के उसके भावार्थ पकड़ना आप उसको। एक बार कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है, और इन जनरल आप देखते हैं कि घरों में है ना, कई बार जैसे कुछ वो अगर बच्चा वगैरह कुछ बीमार हो तो उसको लोग कुछ 1-2 घूंट उसको ब्रांडी की दे देते हैं। उसका भाव ये होता है कि व्यक्ति रिलैक्स होकर सो जाएगा। लेकिन मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं। आपके देसी दवा जो नुस्खे वो एक अलग चीज, आपने कोई चूर्ण दे दिया, शहद दे दिया, तो वो व्यक्ति मजाक में पूछता है, कहता है ये 2 घूंट आप ले लेना। तो कहता है जी इस 2 घूंट से खांसी चली जाएगी मेरी, जो इसको प्रॉब्लम थी। कहता है खांसी नहीं, इससे तो लोगों के राजमहल चले गए, राज परिवार चले गए, सब कुछ चला गया। इसका मतलब क्या कि आपका विनाश कर देती है। तो कहता है कि हम अपनी कला से, बल से या छल से किसी तरह भी जो भारत को बांटने का काम है वो कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते कैसे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके गए थे। और एक जनरल में अगर बात करूं तो वो बल अलग कारण हो जाएंगे, व्यक्तिगत कारण, मतलब सॉरी, वो अलग हो जाएंगे कि किसी के बारे में मेरे को कहना नहीं चाहिए।
लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर यशस्वी होते, दीर्घायु होते, तो हिंदुस्तान में हिंदी की स्थिति बहुत अलग होती। बिल्कुल किसी रूप में वो उसको इस तरह इस भाषा के 1965 का जो पेज फंसा हुआ था वो होता। और पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी से होते, पोस्ट प्राइम मिनिस्टर होते, मैं मोदी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, विद इन कांग्रेस में बात कर रहा हूं, तो देश की आज स्थिति अलग होती। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन्ना भी अगर नेहरू को हटा देते तो जिन्ना भी पाकिस्तान को नहीं चाहता था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसकी और नेहरू की दोनों की व्यक्तिगत आपस में संबंध अलग थे कि अगर वो वो अगर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो जिन्ना भी चाहता था कि वो वजीर आजम पाकिस्तान का होगा। अब वो इस तरह के कारण है, मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी क्लास की चीज में सीमित रहूं, बच्चों में बीइंग एज ए टीचर बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े इतिहास का। और 1947 से लेकर आज हम 2021 तक आ गए, क्या देश की स्थिति हो गई है, नहीं हो गई है, काफी अच्छी भी। मैं नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन मैं बताऊं इतने संसाधन हम और जंग लगा देते जो आज आपके डिफेंस पे, आर्मी पे, इन सारी चीजों पे लग रहे हैं। बट एनीवे, मैं दोबारा आ जाता हूं कि हमारा नाम है सत्यानाश, आए हम राजा के पास, मतलब बहादुर देव के पास। कहता हमने धर के लाखों वेश, अब लाखों वेश में कहता है सारा हमने देश चौपट कर दिया। हमारे तो ये मानते हैं कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। लेकिन आप देखते हो अभी असम और मिजोरम पुलिस लड़ रहे हैं। कभी हम विद इन खालिस्तान की समस्या से जूझ पड़ते हैं, उधर आप कभी बोडोलैंड से जूझ पड़ते हैं, आप उसको छोड़ लीजिए राजनीतिक, तो कभी आप हिंदू के उसमें लड़ पड़ेंगे, कभी मुसलमान के रूप में लड़ पड़ेंगे, कभी दूसरे किसी धर्म का मजहब आ गया उसमें आप लड़ पड़ेंगे, कभी आप और किसी चीज को लेकर लड़ पड़ेंगे। बढ़ा दिया अनटचेबिलिटी। और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्यता मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है। और हमारा दर्शन भाव सभी ये कहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। एनीवे कहता है, और जयचंद का आपको पता ही, कहता है होके जयचंद हमने एक बार खोल दिया हिंद का द्वार। और पहले भी आया था, कैसे हमने फिर बाद में लोगों को आमंत्रित कर लिया। और जिन लोगों ने भी भारत पे आक्रमण किया, चाहे चंगेज थे, तैमूर लंग था, ये कहता है हमारे छोटे छोटे थे ना, ये बहुत बड़े बलशाली थे। क्योंकि भारत का आपको पता है, दुरानी, अहमद, नादिर शाह, ये सारे बड़े लोग जो हुए हैं, कहते हैं सारे के सारे इस तरह के लोग तो मेरे फौज के छोटे छोटे सिपाही हैं। ये कुछ नहीं कर सकते थे बशर्ते अगर हम एक होते। लेकिन हमें लगता है कि भाई इस राजा पे आक्रमण है तो दूसरे राजा ने गद्दारी कर दी, दूसरे से है तो तीसरे ने कर दी। हमें एक चरित्र का विकास, राष्ट्रीय चरित्र का विकास हमेशा करना चाहिए था, हमेशा करना चाहिए था, हमेशा करना चाहिए। एनीवे कहते हैं हमने तीनों कल बलचल, इसी से कुछ नहीं शक्ति चल, चाहे वो कला के माध्यम से, बल के माध्यम से, चाहे छल के माध्यम से। कहते हैं हम किसी की कुछ भी नहीं चलने देंगे। और बहुत बातें हैं, कुछ बातें इन जनरल मैं आपसे इन जनरल आपको बता नहीं रहा हूं कि अंग्रेज क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और कई किस्से दुनिया भर के मशहूर हैं। एनीवे, और माउंट बेटन थे, उनकी पत्नी थी एडविना एडबर्ग, वो सारे किस्से इतिहास में आज भी हैं। पिलावे और किस तरह से बाद में उन्होंने कैसे नेहरू को प्रोटेक्ट किया था, और कैसे नेहरू की माउंट बेटन किया, मतलब एडविन एडबर्ग की अच्छी नजदीकी दोस्ती थी। एनीवे, उस बारे में मैं कोई राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन देश के कुछ आंतरिक कारण भी रहे थे। तो कहता पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। अगर इस तरह की आप स्थितियां रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वे देश की स्थिति क्या होगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं बाकी फिर अपन बातचीत अपनी कल करेंगे बातचीत। हेलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है स्वेता, फिर बेटा नोट कर लेना बेटा एक बार अटेंडेंस वगैरह जा रही बच्चों की, ठीक है ना? जी सर। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू आशुतोष। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। ठीक है बेटे, नमस्ते बेटा, धन्यवाद। मैं लीव कर दूं, मैं वेट करूं 5 मिनट, अभी आप कर लोगे अटेंडेंस नोट सबकी? सर अटेंडेंस नोट हो गई है, आप भी कर सकते हो, बच्चे भी कर सकते हैं बाकी सारे। ठीक है बेटा, थैंक सर यू। मेरा एक सवाल था सर। बोलिए दीप, बोलिए प्लीज। सर भारत दुर्दशा जो नाटक है सर, जी उसमें जो जो विशेषताएं जो भारत की उस तात्कालिक जो घटनाक्रम बताया गया सर, तो वो घटनाक्रम आज भी मौजूद है भारत में सर? बेटा, मैं तो अगर आपको पहली क्लास में जब आप जुड़े ना, जब मैंने भारतेंदु की बात की थी, तो इन जनरली बताते हैं भारतेंदु की, अगर आप अंधेर नगरी को देखोगे या चाहे बेशक इसको देखोगे आप भारत दुर्दशा को, तो ये नाटक आज भी प्रासंगिक हैं, वर्तमान समय में भी हैं। प्रेमचंद
आज भी प्रासंगिक है। गोदान में आप होली की समस्या देखते हैं, आज भी आपको विदर्भ में, बुंदेलखंड में, आंध्रा में किसान आत्महत्या करते हुए मिल जाएंगे। बिल्कुल सहमत हूं मैं, आज भी समस्याएं मिलेंगी दीप, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपको। यस सर। हालांकि स्थितियां थोड़ी सी बदली है, लेकिन प्रभावित अभी समय लगेगा। मेरे को मैं भी कोई 3-4 दिन पहले कोई बात पढ़ रहा था किसी की, दीप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी आप सब लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना होगा। यस Yes, सर। sir. जी सर। कौन? हाँ वरुण, कौन थी कल्पना चावला? सर पहली एस्ट्रोनॉट थी जिसने मून पे मतलब गई थी सर वो। अंतरिक्ष में। जी सर। हाँ ठीक है, और वो वापस लौटते हुए उनकी कुछ मतलब उनके वो हो गया था, मतलब निधन हो गया था, पता ही होगा ना आपको। डेथ हो गई सर। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा काम था वो, बहुत बड़ा काम था, पता होगा ना आपको। और वो हरियाणा से थी। हेलो। जी सर। हाँ, वो अब आप अमेरिका के हिसाब से देखेंगे, इन जनरल देखेंगे पूरी दुनिया के लिए, तो मतलब स्वाभाविक भारतवर्ष की बेटी थी, भारत की बेटी थी। और भारत में देखेंगे तो किसी भी राज्य की होगी, वो बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की, राजस्थान की, हरियाणा की, वो हरियाणा की थी। मैं क्षेत्रीयता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, मेरे को किसी पंक्ति याद आ जाती है, एक से ना बोलो। हाँ हाँ, कहते क्लास ले रहे हैं, बस करे क्लास ले, ये पानी भर बोल रहे हैं इसको, धोखे भाई पानी है ना, पेड़ में डाल दिए, पेड़ में, ये कल का पानी है और फ्रेश भर रहा, कहते सर क्लास ले रहे, क्लास लेते आते हैं। तो मेरे को बेटा एक पंक्ति याद आ गई, आपने पूछ लिया कि प्रासंगिक की बात को लेके, तो अब कल्पना चावला देखो कहां तक उड़ी, कहां तक उड़ी, मतलब स्पेस तक, उसके आगे तो जहां और भी होगा नहीं होगा। तो वो कवियत्री कितनी अच्छी बात लिखती हैं, कहती हैं वाह, आगे बात मेरी ध्यान में सुना सबने? Yes, sir. हेलो। वो कहते हैं वाह मेरी मिट्टी की रिवायत, वाह मेरी मिट्टी की रिवायत, आसमान में है कल्पना चावला और जमी पे खाप पंचायत। समझ में आ गया आपको बात? Yes, sir. उसी उसी हरियाणा की बेटी सर एक बार अंतरिक्ष में उड़ी हुई है फिर से नासा रिपीट के थ्रू, कीजिए सर। और उसी हरियाणा में अगर दो व्यक्तियों ने प्रेम कर लिया, सेम कास्ट में कर लिया, दूसरी कास्ट में कर लिया, दूसरे उसमें, कहते वह मेरी मिट्टी की रिवायत, आसमान में है कल्पना चावला और जमी पे खाप पंचायत। तो भाई स्वाभाविक है, मतलब चीजें आज भी वही वर्तमान है, मतलब देखने का नजरिया है, लेकिन स्वाभाविक है अगर दीप आप और हम बदलेंगे तो युग और समाज बदलेगा बदलेगा बदलेगा, हर हालत में बदलेगा। अभी ये 18 बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, श्वेता है, अंजलि है, जमुना है, और कई बच्चे अनुराधा है, मैं इन जनरल बता रहा हूं। तो आपकी क्लास में 18 में से कम 15 या 8, 50% हिंदी ऑनर्स में मतलब बच्चियां होंगी, लड़कियां होंगी। और पहले की अगर स्थिति देखें, अगर मैं देखूं तो मेरी माँ, मैंने बार बार कहा मेरी माता जी निरक्षर हैं, मतलब वो उस तरह फॉर्मल नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने हम सबको पढ़ा दिया। अब इसका भाव क्या है कि अब चीजें पहले से बदली हैं, लोग बच्चियों को पढ़ाने लगे हैं, सब कुछ करने लगे, तो धीरे धीरे आप और हम अगर चीजों को करेंगे, आप अगर हिंदू हैं तो आप उतनी मुस्लिम धर्म की इज्जत करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो उतनी आप दूसरे धर्म की इज्जत करें। कट्टरपन के किसी भी चीज में मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूं। हमारा देश तो इसीलिए सेकुलर कंट्री के रूप में है, लेकिन उस सेकुलर को हम कितना सेकुलर मानते हैं ये गलत है। कल को मैं कहूं जी आज हम वंदे मातरम नहीं गाने देंगे, दिस इज नॉट ए सेकुलरिज्म। अरे भाई वो तो आपकी आजादी का गीत था, उसको तो जितना बिस्मिल ने गाया उससे ज्यादा अशफाक ने गाया उसको, ठीक है ना। तो ये चीजें आज भी धर्म को लेके भी हैं भाई। अभी तो ये नाटक चला है दीप, इसको जब आप आगे पढ़ोगे ना, अभी तो धन की बात आएगी, रोग की बात आएगी, मदिरा की बात आएगी, आलस्य की बात आएगी। वो तो आलस्य चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, वो चाहे बेशक सरदार में हो चाहे ईसाई में हो, दोनों को नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो आज भी वास्तव में दीप, आज भी कहीं ना कहीं ये समस्या आपको बिल्कुल दिखाई देती है, और इसीलिए ये भारत दुर्दशा प्रतीक नाटक आज भी वर्तमान में भी प्रासंगिक है, आज भी इसकी रेलिवेंस है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते जी। और कुछ कहेंगे कोई किसी बच्चे को? No, sir. ठीक है बेटा, फिर मैं लिख कर दो। Yes, sir. ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो ऑलवेज वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार ये नाटक होगा ना तो पूरा पढ़ने के बाद आपको फिर जो आपके प्रश्न उत्तर होंगे कभी कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को, मेरी जितनी समझ है सोच है, आई विल ऑलवेज बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा, ओके।
ओके Thank you, sir. थैंक यू सर। ब्लेस यू। जमुना बोल रहे हो कुछ? नो सर थैंक यू बोल रही थी।